Hello students, I am RK Gupta. Today I am going to discuss about the very most important topic of physics. आज हम लोग इस वीडियो में फिजिक्स के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्लासिकल थियरी ऑफ वेव्स की जो क्लासिकल थियरी है उसके द्वारा क्यों एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और फिर हम देखेंगे कि आइंस्टीन ने क्वांटम थियरी का यूज करते हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के द्वारा जिसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, इन्होंने क्वांटम थ्योरी के थ्रू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को किस प्रकार एक्सप्लेन किया। तो वन बाय वन करके हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जो हमारे डिस्कस के पॉइंट होंगे इस वीडियो में वह क्या होगा, पहला हम देखेंगे कि व्हाट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पहले हम इसको डिफाइन करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। फिर हम देखेंगे कि लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के कौन कौन से लॉज हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर फेलियर ऑफ वेव थ्योरी टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हमारा क्या होगा, फेलियर ऑफ वेव थ्योरी टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वेव थ्योरी के द्वारा क्यों एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, यह डिस्कस करेंगे। फिर एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बाय आइंस्टीन यूजिंग क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। आइंस्टीन ने ये जो प्लैंक का क्वांटम थ्योरी थी उसका यूज करते हुए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो रिजल्ट्स हैं या लॉज हैं उनको इन्होंने किस प्रकार एक्सप्लेन किया, तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही मजेदार वीडियो होने जा रहा है। इसको हम एक एक करके क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पर कोई एक प्लेट है और यह फोटो सेंसिटिव प्लेट है। यहाँ पर यह फोटो सेंसिटिव प्लेट किसकी है, जिंक की है। तो यह जो प्लेट है जैसे ही यहाँ से अल्ट्रा वायलेट रेज, यह सोर्स है, यह जो सोर्स है वह किसका सोर्स है, अल्ट्रा वायलेट रेज का सोर्स है। तो यहाँ से अल्ट्रा वायलेट रेज कहाँ पर जो ये जिंक प्लेट है यहाँ पर फॉल हो रही है। जैसे ही यहाँ से अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं, जिंक प्लेट से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं। तो जो जिंक प्लेट से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर है, यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को क्या किया जा सकता है, डिटेक्ट किया जा सकता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, इनको क्या किया जा सकता है, डिटेक्ट किया जा सकता है। तो यह फिनोमिना कि किसी फोटो सेंसिटिव मटेरियल से इलेक्ट्रॉन की जो एमिशन की प्रोसेस है, कंडीशन क्या होना चाहिए, जो इंसिडेंट बीम है इसकी जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वह सुटेबल होनी चाहिए। उस सुटेबल फ्रीक्वेंसी को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। दैट शुड बी मोर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, तभी यह क्या फिनोमिना होगी। तो यह सिंपल सा क्या है, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है। तो डिफाइन करते हैं व्हाट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं, when radiation of suitable frequency, यहाँ जो वर्ड आ रहा है suitable frequency of suitable frequency or wavelength falls on the surface of photosensitive metals, then electrons come out from the surface of metal. This phenomenon is called photoelectric effect. Means यहाँ जो टू टर्म है, एक तो हमारे पास जो मटेरियल होना चाहिए दैट शुड बी फोटो सेंसिटिव, पहला वह फोटो सेंसिटिव होना चाहिए। और जो हम लाइट रेडिएशन है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए दैट शुड बी मोर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वह क्या होना चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से मोर देन होना चाहिए। तभी कौन सी इफेक्ट होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की फिनोमिना रिफरेंस होती है। तो दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। नेक्स्ट वन देखते हैं कि जो ऑब्जर्वेशन है, दिस इज द सोर्स ऑफ, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कवर किया वह किसने डिस्कवर किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हर्ज ने इसको 1887 में क्या किया, डिस्कवर किया। फिर हॉलवेक है, मिल्कॉन है और हर्ज ने इसको फर्दर इसकी स्टडी किया। तो जो लेनार्ड का जो मेन एक्सपेरिमेंट था, तो लेनार्ड ने यहाँ पर जो ये रेडिएटेड बीम है, यहाँ से इसकी इंटेंसिटी को, यहाँ से इसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करके देखा कि फोटो इलेक्ट्रिक जो ये फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉनों पर क्या इफेक्ट पड़ा। और यहाँ जो ये प्लेट है जहाँ पर ये, जहाँ से यह इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, यदि ये इसको डिफरेंट मेटल्स के लिया जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। मीन्स इन्होंने डिफरेंट ऑब्जर्वेशन गेन किए। कौन ऑब्जर्वेशन, जो लेनार्ड का एक्सपेरिमेंट था उन्होंने डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस गेन किया और यही जो ऑब्जर्वेशंस है वह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉज बने। तो यहाँ देखेंगे द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बी समराइज्ड एज फॉलोज, विच आर नोन एज द फंडामेंटल लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। और इसके लिए जनरली किसका मेन कंट्रीब्यूशन है ये ऑब्जर्वेशन लेने में, लेनार्ड है, मिल्कॉन है, हलवैक्स हैं। अब देखते हैं वन बाय वन करके इनके बारे में फर्दर हम डिस्कस करते हैं।
फर्स्ट लॉ क्या है, हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है फर्स्ट लॉ है, वो फर्स्ट लॉ को हम क्या करें, एक्सप्लेन करें। जो फर्स्ट लॉ है यहाँ से हम देखते हैं, फॉर गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल देयर इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी कॉल्ड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी below which emission of photoelectrons stops completely, however great the intensity may be। महत्वपूर्ण है कि जो क्या होगा, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, वह किस बात पे डिपेंड करेगा, कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा, वह फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। कहाँ पर डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, और वह इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। यहाँ से हम देखते हैं, जैसे यदि हम काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पर हमारे पास ये यह जो एक्सिस है, दिस एक्सिस, यहाँ पर हम क्या कंसीडर करते हैं, दिस यहाँ पर यह जो एक्सिस है, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर हम क्या कंसीडर करें, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज द एक्स एक्सिस। यहाँ पर हम इस एक्सिस को, दिस इज द, यहाँ पर हम क्या कंसीडर करते हैं, फ्रीक्वेंसी लेते हैं। क्या लेते हैं, फ्रीक्वेंसी लेते हैं। तो यह जो पॉइंट है यहाँ पर, यदि हम क्या करें कि क्या ये लाइन इस प्रकार जा सकती थी, दिस वन, ये ऐसा स्ट्रेट लाइन ऐसा नहीं है, बल्कि हमको कुछ डिस्टेंस, हम जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते जाते हैं, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट, यहाँ पर यह जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मींस फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए मस्ट है कि जो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन तब पॉसिबल है, जो जो फ्रीक्वेंसी होगी वह क्या होगी, मोर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जैसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, उससे ज्यादा क्या होनी चाहिए, हमारी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। यदि फ्रीक्वेंसी लेस देन, इस पॉइंट से लेस देन है, जैसे यहाँ से लेस देन है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिशन पॉसिबल नहीं होगा। अब जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यहाँ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो काइनेटिक एनर्जी है, दिस काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, दैट इक्वल टू जीरो। क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है, वह क्या हो जाएगा, जीरो होगा। किस पॉइंट पर, एट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की जीरो होगी। डिफरेंट हम देखते हैं जो हमारे पास मेटल्स हैं, दिस इज द फर्स्ट मेटल, ये स्ट्रेट लाइन एक्चुअली में, दिस वन इज द सेकंड वन, दिस वन सेकंड वन। तो यहाँ पर यह पहला किसके लिए, सीजियम के लिए है, या किसके लिए है, ये सीजियम के लिए है, दिस इज द सीजियम, फॉर सीजियम, ये सीजियम के लिए है। एंड दिस वन इज द कैल्शियम, यहाँ पर दूसरा मेटल हम लेते हैं कैल्शियम। इसका मतलब क्या हुआ, या इस ग्राफ का, कि जितने भी डिफरेंट मेटल्स होंगे, डिफरेंट मेटल्स के लिए जो क्या होती है, आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, वह क्या होती है, डिफरेंट होती है। मेन डिफरेंट जो मेटल्स हैं, उनमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की हमको वेव्स को क्या करना पड़ेगा, रेडिएशंस को क्या करना पड़ेगा, फॉल कराना पड़ेगा, तभी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल होगा। नेक्स्ट वन देखें, नेक्स्ट वन देखते हैं, जो इंटेंसिटी होती है और करंट के बीच क्या रिलेशन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी, जो इंटेंसिटी और करंट। तो इंटेंसिटी, जो लाइट रेडिएशन है, लाइट रेडिएशन की हम इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे, इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे, तो क्या होता है, नंबर ऑफ फोटॉन, ये यदि हम इसको कहें नंबर ऑफ फोटॉन, अभी आगे मैं डिस्कस करूंगा कि फोटॉन क्या होता है। इंटेंसिटी इंक्रीज करने से क्या होगा, फोटॉन इंक्रीज होंगे, और फोटॉन इंक्रीज होने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन है, वह क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। तो जो करंट होती है, वह क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मीन जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी और करंट के बीच कैसा रिलेशन है, दिस इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पर यह कैसी लाइन आ रही है, दिस इज द स्ट्रेट लाइन, यह क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन के कारण हम क्या देखते हैं, कि यह इंटेंसिटी और करंट के बीच किस प्रकार रिलेशन होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसको हम सेकंड लॉ कहें, फॉर अ गिवन फोटोसेंसिटिव मटेरियल द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन प्रोवाइडेड द फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या होना चाहिए, जब हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से मोर देन फ्रीक्वेंसी के लाइट बीम को क्या करते हैं, जो फोटो सेंसिटिव मटेरियल है, मेटल है, उस पे फॉल कराते हैं, तो क्या होता है, जो इंटेंसिटी, अब कंटिन्यू हम क्या करेंगे, इंटेंसिटी को इंक्रीज करते जाए, तो इंटेंसिटी इंक्रीज करने पर क्या होगा, करंट भी हमारी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी।
नेक्स्ट वन, अब हम इंटेंसिटी को क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें, इंटेंसिटी को क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें, और अब हम क्या करें, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने लगे। क्या बढ़ाने लगे, फ्रीक्वेंसी। हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करें, जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो ये काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। तो यहाँ ये भी क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है, ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी is directly proportional to, this is the directly proportional to the frequency of radiation, जो radiation की frequency उसके directly proportional। The maximum kinetic energy of the photoelectron is directly proportional to the frequency of incident radiation but is independent of intensity। मीन जो kinetic energy होती है, kinetic energy वह radiations के intensity पर, this is the intensity, intensity पर depend नहीं करती। This one is the third law। ये कौन सा law है, थर्ड लॉ है। फोर्थ लॉ देखें, फोर्थ लॉ कह रहा है कि जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, दिस इज द इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। इंस्टेंटेनियस प्रोसेस क्या होता है, जब कोई रेडिएशन किसी मेटल पे क्या हो रहे हैं, फॉल हो रहे हैं, तो जैसे यहाँ पर यह फोटान आया, ये इसमें क्या है, ये रेडिएशन किससे मिलकर बने हैं, आगे हम देखेंगे। दिस इज द फोटान। तो यह जो फोटान होगा, यहाँ पर फोटान अपनी एनर्जी यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा। दिस इज द फोटान, यह फोटान है, और इस यह फोटान एनर्जी किसको देता है, इसको वन बाय वन, एक फोटान एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सप्लाई करता है। तो जब एनर्जी सप्लाई करता है, तो जैसे फोटान यह एनर्जी सप्लाई किया, इसके बाद यह जो फोटान है, यह एनर्जी सप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, इसका अस्तित्व, देयर इज नो एग्जिस्टेंस, मींस इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, और पूरी की पूरी एनर्जी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन को मिलेगी, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इजेक्ट होगा, बाहर आएगा। तो जैसे ही फोटान यहाँ पर फॉल हो रहा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। कहने का मतलब कि जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, this is the spontaneous process। कैसा है, the photoelectric emission is an spontaneous process। spontaneous process में तुरंत होगा, that is there is no time lag between the incident of radiation and emission of photoelectrons। there is no time lag, mean जैसे ही इस पे क्या हो रहे हैं, हमारा फोटोन फॉल होगा, तो यहाँ से सरफेस से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और इस यह जो फिनोमिना है, इसके होने में कोई भी समय नहीं लगता। तो ये ऑब्जर्वेशंस किसने ऑब्जर्व किया, यह ऑब्जर्वेशन लेनार्ड है, मिल्कान है, जो डिफरेंट साइंटिस्ट थे, इन ऑब्जर्वेशंस को उन्होंने गेन किया। अब ये जो ये ऑब्जर्वेशन है, इन्हीं ऑब्जर्वेशंस को हम क्या कहते हैं, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यही हमारे क्या बने, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं, इन्हें जो क्लासिकल थियरी थी, जो किसकी, रेडिएशंस की जो वेव थियरी है, वेव थियरी के द्वारा इन्हें एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। क्यों एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, उसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं कि जिनको वेव थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। जो क्लासिकल वेव थ्योरी है, उसमें ये माना जाता था कि जो रेडिएशंस होते हैं, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। और यह थ्योरी किसने प्रोवाइड किया था, मैक्सवेल ने प्रोवाइड किया था, कि जो हमारा लाइट वेव है, लाइट वेव्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। तो यहाँ पर कौन से ऑब्जर्वेशन देखेंगे, एक बार हम ऑब्जर्वेशन देखें, कि पहला देखें कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए क्या चाहिए, देयर शुड बी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, पहला टर्म है। दूसरा जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात की, यदि हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो क्या इंक्रीज होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। थर्ड वन, हम इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं तो करंट इंक्रीज होती है, और यह जो प्रोसेस है वह कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। तो इसे क्लासिकल थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो हम यहाँ से यह शो करेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए जो मैक्सवेल की वेव थ्योरी है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो वन बाय वन करके इनको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। पहला फर्स्ट पॉइंट है, एग्जिस्टेंस ऑफ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये जो पॉइंट है, जो हमारे पास पहला पॉइंट है, कि एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मीन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए मस्ट है, किसके लिए, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। यहाँ मान लेते हैं यह कोई मेटल है, तो यहाँ पर जो हमारी ये रेडिएशन आ रही है, रेडिएशन से, ये रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, दिस इज द रेडिएशन, यहाँ जो रेडिएशन है, और जो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, दैट इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दैट इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या होना चाहिए, मोर देन होनी चाहिए। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या होनी चाहिए, मोर देन होनी चाहिए। यदि इसके इक्वल आती है, इससे बिलो आती है, तो इससे बिलो होती है, न्यू नॉट से क्या होती है, बिलो होती है, तो इलेक्ट्रॉन एमिशन पॉसिबल नहीं होगा। यह हमने क्या ऑब्जर्वेशन लिया।
अब यहाँ हम एक्सप्लेन करेंगे क्यों ऐसा होगा। अब ध्यान देना है इसको। यदि हमारी क्लासिकल थ्योरी के द्वारा देखें, जो वेव थ्योरी है, वेव थ्योरी के द्वारा हम देखते हैं कि यदि इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं, क्या है, इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं, तो जो इंटेंसिटी होता है वह एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो इंटेंसिटी इंक्रीज करने पर, इंटेंसिटी को हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, इंक्रीज होगा। और एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा तो उसकी एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। एनर्जी भी क्या होगी, रेडिएशन की क्या होगी, एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। एनर्जी इंक्रीज होगी तो चाहे फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, वहां से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब है कि वेव थ्योरी के द्वारा इस फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। किस फिनोमेना को, कि देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसे किसके द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, मैक्सवेल के वेव थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। क्योंकि वेव थ्योरी के अनुसार इंटेंसिटी इंक्रीज होने पर क्या इंक्रीज होना चाहिए, एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए। नेक्स्ट वन, सेकंड वन देखते हैं। The independence of kinetic energy of photoelectron on intensity and the dependence on frequency। अब यहाँ ध्यान देना है, फिर से यही चलते हैं कि यदि हम इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं, यह कौन सी थियरी है, जो वेव थियरी है। इंटेंसिटी इंक्रीज करने पर एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा, एम्पलीट्यूड इंक्रीज होने पर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होना चाहिए। क्या इंक्रीज होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन ये देखा जाता है कि काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। जो काइनेटिक एनर्जी है वह इंटेंसिटी पे डिपेंड ना करके किस बात पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है। फ्रीक्वेंसी को हमने क्या कंसीडर किया, न्यू, तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रही है। तो इस प्रकार देखते हैं कि इसको भी, सेकंड पॉइंट को भी एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। तो क्या है, द एग्जिस्टेंस ऑफ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ऑन इंटेंसिटी एंड द डिपेंडेंस ऑन फ्रीक्वेंसी। थर्ड वन है ऑलमोस्ट इमीडिएट एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। अब हम देखते हैं कि जैसे ही ये किसी सरफेस पे, जैसे ही किसी सरफेस पे रेडिएशंस आ रहे हैं, जैसे सरफेस पे रेडिएशंस आ रहे हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों का एमिशन हो गया है। लेकिन यदि हम क्लासिकल थ्योरी की बात करें, हमारा जो वेव थ्योरी है, वेव थ्योरी में जो एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में रहती है, वेव फ्रंट के फॉर्म में रहती है। तो एनर्जी को सप्लाई होने में, इन इलेक्ट्रॉन्स को मिलने में कुछ समय लगेगा। कुछ क्या लगेगा, समय लगेगा। तो यह जो प्रोसेस होनी चाहिए वह स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। वेव थ्योरी के द्वारा जो प्रोसेस है वह स्पॉन्टेनियस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह प्रोसेस, सिंस यह प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस है, जिसे वेव थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को हम एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। Since energy of the wave is dependent on the square of its amplitude, the classical wave theory predicts that if sufficiently intense light is used, the electrons would absorb enough energy to escape. There should not be any threshold frequency. मीन्स किसी भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि इंटेंसिटी मोर देन है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होना चाहिए। नंबर दूसरा है, according to classical wave theory, if light is higher intensity is used, the kinetic energy of ejected electron can be increased. This is because the greater the intensity, the larger the energy of light wave striking the metal surface. So electrons are ejected with greater kinetic energy. However, it cannot explain why maximum kinetic energy is डिपेंडेंट ऑन द फ्रीक्वेंसी एंड इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। मीन यहाँ पर जो इंटेंसिटी इंक्रीज करने पर क्या होता है कि हमारे एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा, एम्पलीट्यूड इंक्रीज होने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि जो हमारा लॉ है या जो हमारे ऑब्जर्वेशन है, वहां पर देखते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वह है इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो क्लासिकल वेव थियरी है वह क्या एक्सप्लेन करने के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए क्या होती है, फोटो इलेक्ट्रिक। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो क्लासिकल वेव थ्योरी है वह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट थे जिन्हें एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, यहाँ देखें।
वेव नेचर ऑफ रेडिएशन कैन नॉट एक्सप्लेन, किसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता है? पहला है द इमीडिएट इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्यों इमीडिएट इजेक्ट हो रहे हैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। द प्रेजेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर मेटल सरफेस, यहाँ क्या है, क्या होना चाहिए, जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज क्या होना चाहिए, मोर होनी चाहिए, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। एंड द फैक्ट दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड डिपेंड अपॉन इट्स फ्रीक्वेंसी, ये तीनों लॉज को क्या है एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। कौन सा? जो क्लासिकल वेव थ्योरी थी किसकी, रेडिएशंस की। इसलिए वेव इसको एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टीन ने किसको कंसीडर किया? आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए फिर से क्या लिया, प्लांक्स क्वांटम थियरी, एक नई थियरी है। प्लांक ने क्या है, जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन थे उनको एक्सप्लेन करने के लिए कहा था कि जो रेडिएशंस होते हैं वह कंटिन्यूअस ना होकर के डिस्क्रीट होते हैं। क्या होते हैं? डिस्क्रीट होते हैं। और जो इनकी एनर्जी होती है वह क्या होती है, एच न्यू होती है। रेडिएशंस की जो एनर्जी होती है एच न्यू होती है। और जो ये बंडल ऑफ एनर्जी होते हैं, ये जो हमारे बन रहे हैं, दीज आर कॉल्ड बंडल्स ऑफ एनर्जी, जिन्हें क्वांटा या फोटान कहते हैं। यह एनर्जी के पैकेट्स होते हैं और ये पैकेट्स क्या होते हैं, डिस्क्रीट होते हैं, 1 2 3 कंटिन्यूअस नहीं होते हैं। इनकी जो एनर्जी होती है दैट इज द E इक्वल टू एच न्यू। जो E होता है वह किसके इक्वल होता है, एच न्यू के इक्वल होता है। एच हमारा प्लैंक कांस्टेंट होता है और न्यू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। फोटान का जो रेस्ट मास होता है वह क्या होता है, जीरो होता है। व्हाट इज द रेस्ट मास ऑफ फोटान, दैट इज टेकन जीरो, या जो क्वांटा होगा जिसे हम फोटान कहेंगे, इसका रेस्ट मास जीरो होता है। लेकिन जैसे ये इनकी स्पीड क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट, यह किस स्पीड से चलते हैं, स्पीड ऑफ लाइट। और इन पे क्या चार्ज होता है, देयर इज नो चार्ज, देयर इज नो चार्ज, इनमें कोई चार्ज नहीं होता। जब ये किसी इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करते हैं तो अपनी पूरी पूरी एनर्जी किसको ट्रांसफर कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देते हैं, और इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रह जाता। मींस एनर्जी ट्रांसफर करने के बाद फोटॉन क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। तो प्लांक के क्वांटम थ्योरी हम देखते हैं, एक बार देखेंगे। According to Planck's quantum theory, light is emitted in the form of discrete packets of energy called quanta or photon. इन्हीं को क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। The energy of each photon is E equal to h nu, where h is Planck constant. तो इस प्लैंक के क्वांटम थियरी का यूज करते हुए किसने, जो हमारे आइंस्टीन थे, आइंस्टीन ने प्लैंक की क्वांटम थियरी का यूज करते हुए क्या एक्सप्लेन किया, उन्होंने क्वांटम थ्योरी का यूज करते हुए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या किया, एक्सप्लेन किया। तो पहले हम देखेंगे, पहला हमारे पास जो पॉइंट होगा वह क्या होगा, देखेंगे आइंस्टीन का आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए क्या प्रोवाइड किया, एक इक्वेशन दिया जिसे हम आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहते हैं। तो आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है, हाफ हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल टू एच विद इन ब्रैकेट न्यू माइनस न्यू नॉट। यह क्या है, आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है। अब इस आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का यूज करते हुए, आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का यूज करते हुए वन बाय वन क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो ऑब्जर्वेशन था उनको किस प्रकार एक्सप्लेन किया। तो पहला था, हम पहला लेते हैं इस पोर्शन से कि यह जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है, दिस इज द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, पहला है कि यह स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। जैसे ही फोटॉन क्या होता है, फोटॉन किसी मेटेलिक सरफेस पर क्या हो रहे हैं, फॉल होते हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इजेक्ट होते हैं। देयर इज नो एनी टाइम लैग, इनके बीच कोई समय नहीं लगता। तो इसका रीजन इन्होंने बताया कि एक्चुअली में क्या होता है कि यहाँ जो हमारे फोटॉन होते हैं, जो एनर्जी होती है, तो एक फोटॉन किसके पास पहुंचता है, एक इलेक्ट्रॉन के पास पहुंचता है। दूसरा फोटॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास पहुंचता है, तो ये तुरंत क्या करते हैं, एनर्जी को इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं। और जैसे एनर्जी ट्रांसफर होती है तो ये इलेक्ट्रॉन ये कहाँ आते हैं, बाहर आते हैं। तो यह जो प्रोसेस है वह कैसी प्रोसेस है, दिस इज द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, दिस इज द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, मीन बिल्कुल समय नहीं लगता है, इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। दूसरा हम देखते हैं यहाँ पर जो न्यू नॉट है, यह टर्म क्या है, न्यू नॉट है। न्यू नॉट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यहाँ से देखें, यदि हमारी इस इक्वेशन में देखें, यहाँ पर न्यू माइनस न्यू नॉट है। इफ न्यू इज लेस देन न्यू नॉट, मीन जो हमारी रेडिएशन आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से लेस हो जाए। इफ न्यू इज लेस देन न्यू नॉट, मींस न्यू की वैल्यू न्यू नॉट से लेस देन हो जाए, तो ये जो
राइट हैंड है वह कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और हमको पता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निगेटिव नहीं हो सकती, इट इज इम्पॉसिबल। यह क्या है, इम्पॉसिबल है। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निगेटिव क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कुछ मास होगा और जो उसकी वेलोसिटी होगी उसका स्क्वायर कर देंगे तो वो भी कैसी क्वांटिटी मिलेगी, पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगी। मींस महत्व इंपॉर्टेंट है कि यदि हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वह लेस देन क्या हो जाए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एमिशन पॉसिबल नहीं होगा। तो ये देयर एग्जिस्टेंस वहां पर क्या होगा, देयर शुड बी एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और जो हमारे रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए मोर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। थर्ड वन है, हमने देखा थर्ड जो डेरिवेशन था, थर्ड जो ऑब्जर्वेशन था कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वह किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पर जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है वो मेटल के लिए क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पर न्यू नॉट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, दिस इज द कांस्टेंट फॉर मेटल। ये मेटल के लिए कांस्टेंट हो जाएगा। एच जो हमारा प्लैंक कांस्टेंट है यह भी कांस्टेंट क्वांटिटी है, एच भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी मीन हाफ एम वी स्क्वायर, या दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी किस बात पे डिपेंड कर रहा है, हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दिस काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के क्या होगा, न्यू के, इस न्यू के क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती जाएगी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो यह जो थर्ड ऑब्जर्वेशन था वह क्या होता है, क्लियर होता है, किसके थ्रू, आइंस्टीन ने इसको एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट वन हम देखते हैं कि इंटेंसिटी इंक्रीज करने पर, जैसे हम इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पर जैसे इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज की जाती है तो इंटेंसिटी इंक्रीज करने पर नंबर ऑफ फोटॉन क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो नंबर ऑफ जितने फोटॉन पहुंचेंगे इस सरफेस पे, जितने ज्यादा यहाँ इंटेंसिटी इंक्रीज होंगे तो नंबर ऑफ फोटॉन क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। और जैसे नंबर ऑफ फोटॉन क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे, तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, मीन फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे। तो जो इंटेंसिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगी, करंट, उससे क्या होगी, करंट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, करंट के डायरेक्टली क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लॉज थे उसको किसके द्वारा एक्सप्लेन किया जा सकता है, उसको बड़े इजी वे से किसके द्वारा एक्सप्लेन किया जा सकता है, आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के थ्रू इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। और आइंस्टीन ने यह इक्वेशन कहां से डिराइव किया था, इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए उन्होंने क्या यूज किया था, उन्होंने यूज किया प्लैंक क्वांटम थ्योरी। क्या यूज किया, प्लैंक क्वांटम थ्योरी। प्लैंक क्वांटम थ्योरी को हम अब आगे देखते हैं कि उन्होंने प्लैंक क्वांटम थ्योरी इसको किस प्रकार डिडक्ट किया था, इस बात को हम देखेंगे कि यह डेरिवेशन कैसे हुआ, ये इक्वेशन आया कहाँ से। इस इक्वेशन को हम यहीं पर क्या कर लेते हैं, डिराइव कर लेते हैं। यहाँ जो यह इक्वेशन आया, यह इक्वेशन कहाँ से आ रहा है, इसको हम डिराइव करते हैं। तो यहाँ ये रेडिएशन है और इस रेडिएशन को जो फोटोन है इसकी एनर्जी क्या है, E इक्वल टू, यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है E इक्वल टू एच न्यू, E इक्वल टू एच न्यू, दिस इज द एनर्जी ऑफ फोटॉन। एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। अब यह जो एनर्जी है, यह एनर्जी यहाँ से जो फोटॉन की एनर्जी इस पॉइंट पर आई, यह एनर्जी किस वे, टू वे में कंज्यूम होती है। एक तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड, जो हमारी एनर्जी है यहाँ पर इस ध्यान देंगे, जो एनर्जी है वो कैसे कंज्यूम होती है, इसका एनर्जी का पहला है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी होगी, दैट इज कॉल्ड, दिस एनर्जी दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। क्या हो जाएगा, इसे हम क्या कहेंगे, वर्क फंक्शन कहेंगे। एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, यह क्या हो जाएगा, हमारा वर्क फंक्शन होगा। और वर्क फंक्शन को यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 50 से, 5 नॉट से। दिस इज द फर्स्ट वन। एंड सेकंड, रिमेनिंग जो एनर्जी होगी क्या होगी, दूसरा जो टर्म होगी रिमेनिंग, एक तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, अब जो फोटॉन की एक्सेस एनर्जी होगी वह इसको क्या प्रोवाइड करेगा, दिस प्रोवाइड द काइनेटिक एनर्जी, यह इसको क्या प्रोवाइड करेगा, काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रॉन को यह क्या देगा, काइनेटिक एनर्जी देगा। और यह काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और ये किसके इक्वल होगी काइनेटिक एनर्जी, इसको देखेंगे, हाफ हाफ एम वी स्क्वायर, और यह क्या हो जाएगी, मैक्सिमम होगी। यहाँ पर क्या हो जाएगी, मैक्सिमम होगी।
ये फर्स्ट इक्वेशन ले लें, ये मैक्सिमम होगी। मेन जो ई होगी, एनर्जी होगी, वह वर्क फंक्शन के रूप में यूज होगी और दूसरा क्या प्रोवाइड करेगी इलेक्ट्रॉन को, काइनेटिक एनर्जी देगी। लेकिन ध्यान देना है, यह जो इलेक्ट्रॉन है मेन से एच न्यू इक्वल टू, ध्यान देंगे ई के स्थान में हम क्या पुट करते हैं, दिस इज द एच न्यू। एच न्यू कैन बी रिटेन एज इक्वल है, दिस इज द सिंबल ऑफ इक्वल, इक्वल वर्क फंक्शन फाई नॉट एन प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, here mv मैक्सिमम, मैक्सिमम स्क्वायर। अब यहाँ जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन है, रेडिएटेड इलेक्ट्रॉन है, इसकी फ्रीक्वेंसी जस्ट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की इक्वल है। मीन इफ वी टेक न्यू इक्वल टू, जस्ट किसके इक्वल है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट, या जस्ट न्यू नॉट के इक्वल है। तो उस समय क्या होगा, जो काइनेटिक एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वह क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जो हमारा फाई होगा यहाँ पर, ये जो काइनेटिक एनर्जी, इस टर्म को हम क्या कर दे, काइनेटिक एनर्जी को क्या कर दे, जीरो दे दे। यह टर्म हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यहाँ जहाँ न्यू है, यह क्या हो जाएगा, न्यू नॉट, क्या हो जाएगा, न्यू। तो हमारा जो वर्क फंक्शन हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, फाई नॉट इक्वल टू एच न्यू नॉट। तो यहाँ पर फाई नॉट के स्थान पे हम क्या वैल्यू पुट करें, फाई नॉट के स्थान पे हम वैल्यू पुट करते हैं एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट। ये फाई नॉट के स्थान में वैल्यू पुट करें, दिस इज द एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, दिस इज द हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ से इस टर्म को हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं। यहाँ इस टर्म को हम ट्रांसपोज करते हैं तो यह क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और एच क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं। एच क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं। तो हमें जो टोटल इक्वेशन मिलेगा वह ठीक यह इक्वेशन मिलेगा, क्या, हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट, विच इज नोन एज द आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को डिराइव किया और उसके द्वारा इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जितने ऑब्जर्वेशन थे, उन ऑब्जर्वेशन को इजी वे से इन्होंने एक्सप्लेन किया। आई होप यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।